सब्सक्राइब कीजिए बीएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आप लोग अभी तक प्रश्नावली 1.4 या इसके पीछे की जो प्रश्नावली है, अगर आप लोग अभी तक उन सभी प्रश्नावलियों को नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाली बटन को जरूर दबाएं और ये वीडियो जो है अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं की पहचान परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं के रूप में कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन संख्याओं को चेक करना है कि क्या यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आज का पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है 2 माइनस करड़ी में 5। दूसरा सवाल है 3 प्लस करड़ी में 23 कोष्टक बंद माइनस करड़ी में 23। दूसरा जो है 2 करड़ी में 7 बटे 7 करड़ी में 7 और चौथा जो है 1 बटे करड़ी में 2 और पांचवा जो है 2 पाई दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो। तो दोस्तों देखिए इसमें पहले सवाल में कह रहा है कि 2 माइनस करड़ी में 5। तो यह जो है दोस्तों 2 माइनस करड़ी में 5 जो है यह जो है p बटे q के रूप में तो है नहीं और जो है यह पूर्णांक भी नहीं है, इसलिए यह जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो हमारा दूसरा प्रश्न है कोष्टक में 3 प्लस करड़ी में 23 माइनस करड़ी में 23। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न को हल करें तो 3 प्लस करड़ी में 23 और माइनस करड़ी में 23, अगर हम कोष्टक को हटाते हैं तो हमारा यहाँ पे 3 प्लस करड़ी में 23 और माइनस करड़ी में 23 हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों प्लस करड़ी में 23 और माइनस करड़ी में 23 जो है कट जाता है, तो हमारा बचता क्या है 3 और 3 बटे 1 हम लिख सकते हैं। तो यह हमारी संख्या p बटे q के रूप में हो जाती है और q नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, इसलिए यह जो संख्या है वह हमारी कैसी संख्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब अगला प्रश्न हमारा जो है कह रहा है 2 करड़ी में 7 बटे 7 करड़ी में 7। अगर हम इस प्रश्न को हल करें तो देखिए 2 करड़ी में 7 बटे 7 करड़ी में 7 है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है गुणे के रूप में है, इसलिए जो है दोस्तों यह करड़ी में 7 से करड़ी में 7 डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा और हमारा बचेगा 2 बटे 7 और 2 बटे 7 जो है एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा 1 बटे करड़ी में 2 दिया हुआ है और 1 बटे करड़ी में 2 ऐसे ही लग रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर हम 1 बटे करड़ी में 2 दिया हुआ है तो अगर हम इसका परिमेयीकरण करेंगे तो करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा ऊपर का गुणा करेंगे तो 1 गुणे करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा करड़ी में 2 हो जाएगा और नीचे का करड़ी में 2 से करड़ी में 2 को गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर भी देखिए दोस्तों हमारा यह जो है करड़ी में 2 बटे 2 आता है, इसलिए यह जो है हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और अगले प्रश्न में दिया है 2 पाई। दोस्तों यहाँ पे 2 पाई दिया हुआ है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी।
कैसी संख्या होगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या। अगर यहीं पे 2 पाई की जगह अगर 2 गुणे पाई का मान रख देते 22/7, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाती है। कैसी संख्या हो जाती है दोस्तों? परिमेय संख्या हो जाती है। दोस्तों ऐसे प्रश्न में कंफ्यूजन हमेशा रहती है। अगर पाई पूछे तो पाई अगर कहीं पे दिया हो तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? अपरिमेय। इसका आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर कह दे कि पाई का मान पूछ दे कि पाई का मान कैसी संख्या है, तो पाई का मान मतलब 22/7 हो जाता है। और 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। दोस्तों अगर यह पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला प्रश्न है, इसमें 3 प्लस कड़ी में 3, 2 प्लस कड़ी में 2। तो दोस्तों चलिए पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। क्या करेंगे? हल करेंगे। लिखेंगे 3 प्लस कड़ी में 3 और दूसरे कोष्टक में 2 प्लस कड़ी में 2। अब दोस्तों अगर हम इसको हल करें तो गुणा करेंगे। पहले 3 का इन दूसरे कोष्टक में 3 को कॉमन करेंगे, 2 प्लस कड़ी में 2। अब इस कड़ी प्लस कड़ी में 3 का अगर गुणा करें तो हो जाएगा 2 प्लस कड़ी में 2। अब देखिए दोस्तों इसका गुणा हम इसके अंदर करेंगे क्योंकि कोष्टक लगा है। कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना के 6 आप प्लस 3 कड़ी में 2। पुनः हम इसमें करेंगे तो 2 कड़ी में 3 आप प्लस कड़ी में 6। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। अब हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है 3 प्लस कड़ी में 3 और 3 माइनस कड़ी में 3। इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए यह एक फार्मूले पे है। वह फार्मूला आपका आता है अलजेब्रा से कि a² माइनस b² का जो फार्मूला होता है वह होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो दोस्तों यही चीज है, a की जगह 3 है, b की जगह कड़ी में 3। देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो इस प्रश्न से अगर हम हल करें इस फार्मूले से तो हमारा हो जाएगा कि 3 का वर्ग अब माइनस कड़ी में 3 का वर्ग। तो दोस्तों 3 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 3 त्रिका 9 अब माइनस कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार 9 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा और 6 जो है हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न की बात करें अगले के, तो अगला प्रश्न हमारा जो है वह कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कड़ी में 5 आप प्लस कड़ी में 2 का जो है होल वर्ग है। क्या है दोस्तों? होल वर्ग। अर्थात यह जो है a प्लस बी के होल वर्ग के फार्मूले पे लगेगा। तो a प्लस बी का जो होल वर्ग होता है वह होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा कड़ी में 5 का वर्ग प्लस कड़ी में 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे कड़ी में 5 और गुणे कड़ी में 2। अब देखिए दोस्तों अगर हम कड़ी में 5 का स्क्वायर करें तो हमें 5 मिलेगा और कड़ी में 2 का स्क्वायर करें तो 2 मिलेगा और कड़ी में 5 का कड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और कड़ी में 5 गुणा के 10। इसको हम हल करें तो 5 और 2 मिलकर हो जाएगा 7
और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 + 2 कड़ी में 10। दोस्तों इस तीसरे प्रश्न का आंसर 7 + 2 कड़ी में 10 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हमारा जो लास्ट प्रश्न है, इस दूसरे प्रश्न का जो चौथा प्रश्न है वह कह रहा है कि कड़ी में 5 और माइनस कड़ी में 2। दूसरे कोष्टक में कड़ी में 5 और प्लस कड़ी में 2। दोस्तों अभी हम लोग जो तीसरा सवाल हल किए हैं, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, तो वह सूत्र कौन सा था? a² - b² बराबर एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। इस फार्मूले से हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम करेंगे क्या? कड़ी में 5 का वर्ग और माइनस कड़ी में 2 का वर्ग। कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 मिलेगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 मिलेगा। इसलिए 5 में से अगर हम -2 करें तो हमारा 3 बचेगा और 3 यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाई को किसी वृत्त की परिधि C और व्यास D के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D। यह इस कथन को विरोधाभास अर्थात अंतर विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास को आप कैसे सुलझाएंगे? तो दोस्तों अब देखते हैं, इसमें जो है कह रहा है कि पाई बराबर C/D। क्या दिया है? पाई बराबर C/D। अगर पाई बराबर C/D दे रहा है तो यह अपरिमेय नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं में अर्थात C अथवा D में से कोई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर बस इतना ही लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या है? संख्या 9√9.3 को एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न हम लोग पिछली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अगर प्रश्न आप लोगों को समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों कड़ी में 9.3 को दर्शाना है तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? अपनी एक फीट लेंगे और उस फीट से जो है एक रेखा खींचेंगे जो 9.3 सेंटीमीटर की हो। कितने की हो दोस्तों? 9.3 सेंटीमीटर की हो। और इसको जो है हम बिंदु A मान लेते हैं और इसको बिंदु B मान लेते हैं। पुनः बिंदु B से हम 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और उसको हम C मान लेंगे। बिंदु C मान लेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? बिंदु C मान लेंगे। दोस्तों अब बिंदु A और C का लंब समद्विभाजक खींचना है। क्या खींचना है दोस्तों? लंब समद्विभाजक। और लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है कि अगर मान लीजिए आपको A और C की दूरी का खींचना है तो आप इसका क्या करेंगे? आधे से अधिक दूरी का चाप खींचेंगे। क्या करेंगे? एक लंगड़ा प्रकार लेंगे और यहाँ से जो है बिंदु A से जो है आधे से अधिक दूरी लेके इसी प्रकार ऊपर काटेंगे और इसी प्रकार जो है नीचे काटेंगे। पुनः बिंदु C से लेके आप एक चाप ऐसे काटेंगे और उसी तरह से एक चाप यहाँ से नीचे भी उसी प्रकार काट लेंगे और जहाँ पे चाप मिलेगा वही उसका जो है लंब समद्विभाजक होगा। क्या होगा? लंब समद्विभाजक होगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे लंब समद्विभाजक हो गया।
तो दोस्तों इसको हम बिंदु ओ मान लेते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? बिंदु ओ मान लेते हैं। अब जब हम इसका लंब समद्विभाजक मान लेंगे तो हम करेंगे क्या कि बिंदु ए ओ या ओ सी किसी एक को त्रिज्या मानकर क्या मानेंगे? त्रिज्या मानेंगे और एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। क्या करेंगे? एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। तो जब अर्धवृत्त खींचेंगे तो दोस्तों मान लीजिए हम एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं। इस प्रकार एक अर्धवृत्त खींच लेंगे और उस अर्धवृत्त को खींचने के बाद जो है पुनः हम बिंदु बी पर मतलब एसी पर एक लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लंब खींचेंगे और उस लंब को जो है हम मान लीजिए इसको डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों? बिंदु डी मान लेते हैं। दोस्तों वास्तव में अगर कहा जाए तो यह एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे और यह इसकी जो लंबाई है वह 1 सेंटीमीटर है। दोस्तों वास्तव में जब एक लंब खींचेंगे तो यही जो है कड़ी में 9.3 हो जाएगा। कड़ी में जब 9.3 हो जाएगा तो दोस्तों करना क्या है, अब पुनः हम बी डी जो हमारी बी डी है इस यहाँ से हम लोग एक चाप लगाएंगे और इस चाप को लगाकर यहाँ से हम ऐसे खींच लेंगे। जब हम इसको खींचेंगे तो जहाँ पे संख्या रेखा पे काटेगी, मान लीजिए हम इसको बिंदु ई मान लेते हैं, तो जहाँ पे रेखा काटेगी ये संख्या रेखा पे यही कड़ी में 9.3 होगा। इस प्रकार दोस्तों हम क्या लिखेंगे कि बी डी बराबर डी ई बराबर कड़ी में 9.3। इस प्रकार तो हम रचना कर लेंगे। अब हम जब रचना किए हैं उसी प्रकार हम लिखेंगे रचना। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम एक 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। पुनः रेखा खींचते हैं तो इस रेखा को हम मान लेते हैं, इस रेखा खींचते हैं जिसका नाम ए बी है। पुनः जो हम दूसरी रचना कर रहे हैं तो हमारा पहला हो गया, दूसरी रचना है पुनः बी से 1 सेंटीमीटर रेखा और खींचते हैं। और इसका नाम सी रख देते हैं। तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, एसी का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपको पूरा लिखना है। चौथे नंबर पे क्या करते हैं, ए ओ या ओ सी को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचते हैं। अर्धवृत्त खींचने के बाद जो है हम बी से एसी पर लंब खींचते हैं। बिंदु बी से एसी पर लंब खींचते हैं। जब लंब खींच लेते हैं तो वास्तव में जो है वही वास्तव में
वही अर्थात BD या DE बराबर कड़ी में 9.3 होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 वह है निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण कीजिए। तो दोस्तों इसमें 4 सवाल है और चारों सवालों का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। जो इसका पहला सवाल है वह है 1/7। परिमेयीकरण का मतलब जो हरों का परिमेयीकरण करना है तो हर निचली संख्या से जो है पुनः उसके अंश तथा हर में उसी संख्या से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों 1 का गुणा जब कड़ी में 7 में करेंगे तो हमारा कड़ी में 7 आ जाएगा और नीचे कड़ी में 7 का गुणा कड़ी में 7 होगा तो सीधे सीधे हमारा जो है 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो कड़ी में 7/7 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है 1/7 माइनस कड़ी में 6। तो दोस्तों अब इस प्रश्न का जब परिमेयीकरण करेंगे तो जो नीचे वाली संख्या है कड़ी में 7 और देखिए माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लस। तो पुनः अंश तथा हर में उसी संख्या से गुणा करेंगे। जब 1 का गुणा इस संख्या में करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 हम उसी प्रकार लिख देंगे। और देखिए कड़ी एक कोष्टक में हो जाएगा सीधे सीधे कड़ी में 7 माइनस 6, दूसरे में 7 प्लस 6। तो दोस्तों यह जो है मान लीजिए कि कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में प्लस में है। तो दोस्तों यह जो है हमारा एक फार्मूला पकड़ता है, उस फार्मूले को हम कहते हैं, जो उस फार्मूले का नाम है वह फार्मूला है a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ से हम करेंगे कड़ी में 7 का वर्ग और माइनस कड़ी में 6 का वर्ग। जब इसको हल करेंगे तो हमारी ऊपर वाली संख्या मिलेगी कड़ी में 7 और प्लस कड़ी में 6 का बटा 7 माइनस 6। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6/1 या कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रश्न पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न समझने में कठिनाइयां हो रही हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसका दोबारा से कुछ न कुछ उपाय करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों चलिए अभी हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 1/कड़ी में 5 प्लस 1 प्लस कड़ी में 2। अब इस प्रश्न का जब हम परिमेयीकरण करेंगे तो गुणे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2। अब पुनः अंश का अंश में गुणा करेंगे तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 अब बटे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2। दोस्तों अब इसको जब हम हल करेंगे तो पुनः उसी फार्मूले पे लेके चलेंगे और उस फार्मूले से जो है हमारा प्रश्न हल होगा। अभी हम क्या करेंगे, पुनः कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे माइनस कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 अब पूरे का बच्चा 5 माइनस 2। कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 करने के बाद 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है वह कह रहा है 1/कड़ी में 7 माइनस 2। इस प्रश्न का जब परिमेयीकरण करेंगे तो कड़ी में 7 प्लस 2 बटे कड़ी में 7 प्लस 2 हो जाएगा। दोस्तों अब इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो कड़ी में 7 प्लस 2 हो जाएगा गुणा करने पे और नीचे कड़ी में 7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग।
ऊपर पुनः उसी संख्या को लिखते चले जाएंगे। और 7 का वर्ग 7 माइनस 2 दूना के 4, कड़ी में 7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न जो हैं समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर कहीं भी आप लोगों को प्रश्न समझने में कठिनाई हुई हो तो आप लोग उसको कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो में कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।